क्या एक बाप अपनी ही पत्नी और अपनी बेटी के साथ जो है वो किसी और के हवाले कर सकता है? तो हाँ, पूरी घटना से आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर ये जो घटना हुई है वो कहाँ की घटना है और इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जघन्य अपराध कैसे एक बाप कर सकता है, जो अपनी ही बेटी को दूसरे को सौंप देता है, जो अपनी ही बीवी को दूसरे को सौंप देता है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 8,000 रुपये के लिए। मतलब 8,000 रुपये के लिए उसने अपने मकान मालिक को, अपनी बेटी और अपनी बीवी को जो है उसे सौंप देता है। उसके बाद वो क्या करता है, पूरी घटना से आपको रूबरू कराऊंगा कि सुरेंद्र नगर एक जिला है और सुरेंद्र नगर जिले से चलकर मोरबी जिले में कमाने के लिए एक मजदूर परिवार का लड़का जाता है और मोरबी में उसे मजदूरी करने का काम मिलता है। और मजदूरी करने के काम जब मिलता है तो वो वहीं पर काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो 1-2 महीने वहां पर काम करता है। इसके बाद वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेकर जाना चाहता है। वो अपने परिवार से आदेश लेता है और अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेकर वहां पर चला जाता है। मोरबी में वो काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, गरीब परिवार से था, इसलिए जो है उसे कुछ पैसे मिलते थे, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी कि वो नशे का आदी था। और बिना नशा का कोई परिवार बर्बाद नहीं होता है। नशा अगर आप करते हैं तो आपका परिवार निश्चित ही बर्बाद होगा। आप खुद बर्बाद होंगे, आपके बच्चे बर्बाद होंगे, आपके रिश्तेदार बर्बाद होंगे और यहां तक कि आपकी इज्जत भी नीलाम हो सकती है। नशा ये चीज है। इस बीच होता क्या है कि वो अपनी पत्नी को लेकर वहां चला जाता है। पत्नी को लेकर जब जाता है तो वो एक किराए का कमरा लेता है, एक किराए का कमरा लेता है और उसमें अपनी बीवी और अपनी बेटी को रखता है। गुजरात चूंकि महंगा शहर है इसलिए उसे पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं, लेकिन जहां पर वो काम करता है और जिस घर में रहता है उस घर का मालिक जो है, एक काल्पनिक नाम आपको बता देना है कि सोमेश पटेल। ये काल्पनिक नाम है, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जो घटना हुई है उस घटना के मालिक और उस घटना के पीड़ित परिवार का नाम छुपा कर रखा गया है। तो सोमेश पटेल एक काल्पनिक नाम मैं बता रहा हूं और रवि जाटो जो है वो भी काल्पनिक नाम मैं आपको बता रहा हूं। पीड़ित परिवार के उसके हस्बैंड, उसके बाप का नाम तो जो है रवि जाटो है। रवि जाटो और सोमेश पटेल के मकान में जो है कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद उसमें अपनी बीवी और बेटी को रख देता है। सोमेश पटेल काफी अमीर परिवार से था और रवि जाटो जो है गरीब परिवार से था। नशे का भी आदी था, जिसलिए उसके पैसे कम बचते थे। अब 1,500 रुपया अगर आप डेली कमा भी लेते हैं तो उससे परिवार आपका चलने वाला नहीं है, इसलिए कि आधा पैसा वो नशा कर जाता था और आधा पैसा अपने बीवी और बेटी के लिए रखता था। बेटी जो है पढ़ने में काफी तेज थी, अच्छे खासा पढ़ाई कर रही थी और उसे इच्छा था कि वो अच्छा खासा नौकरी करेगी। अब जिसका बाप ही पियक्कड़ हो जाए, जिसका बाप ही नशेड़ी हो जाए, उसकी बेटी कैसे पढ़ सकती है? तो वो अपनी बीवी को वहां रखता है और डेली मजदूरी करके 100-500 रुपये कमाकर लाता है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है और सोमेश पटेल जो था वो सातिर दिमाग का था। उसकी नजर उसकी बीवी और उसकी बेटी पर पड़ गई थी। उसकी बीवी जो काफी सुंदर थी, रवि जाटो की बीवी जो है वो काफी सुंदर थी। कहा जाता है ना कि गरीब के घर की लड़कियां काफी सुंदर होती है, तो उसकी बीवी भी सुंदर थी। उसकी बेटी जो 13-14 साल की थी वो भी काफी देखने में सुंदर थी। अब सोमेश पटेल को लगता है, कहा जाता है ना कि कीचड़ में कमल खिलता है, तो वो कीचड़ में कमल थी। और गरीब परिवार की लड़कियां, आपको पता ही है कि लोग बोलते हैं ना गरीब परिवार की लड़कियां काफी सुंदर होती है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति की लड़कियां हो, वो तो सुंदर होती ही, सच्चाई भी है। इसके बाद होता क्या है कि रवि जाटो जो है वो कमाने चला जाता है। कमाने जाने के बाद अब सोमेश तो दिन भर घर में रहता है। मकान मालिक अपना किराया के पैसे से घर में दंड पेल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, कमाता नहीं है। वो पैसे, इतने पैसे के घर में उसके हैं कि उसे कोई मतलब कमाने से नहीं है। और पता है गुजरात में पटेल समुदाय वैसे भी अमीर घर परिवार से होते हैं, लेकिन सब कोई सोमेश पटेल नहीं हो सकता है। इतना गिरा हुआ सब कोई इंसान नहीं हो सकता है। हर जात में, हर धर्म के लोग गंदे और बुरे होते हैं, लेकिन सारे समाज को बदनाम करना बुरा बात है। उसके बाद क्या होता है कि अब सोमेश पटेल की नजर थी उसकी रवि जाटो की बीवी पे, जो काफी सुंदर थी। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे ही परिवार उसका चल रहा है। अब सोमेश पटेल को चांस नहीं मिलता है, उसके घर में लाइन भी मारता है, बैठकर दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ जाता है, 2-4 लफंगे को बैठा लेता है और बैठाने के बाद वहां पर जब इसकी बीवी दुकान जाती है, घर
सामान लेने जाती है बीबी और बेटी को देखते रहता है और चांस मारने की फिराक में रहता है। अब उसे चांस मिल नहीं पाता है, इसलिए नहीं मिल पाता है कि वो उस पर नजर भी नहीं फेरती थी, देखती भी नहीं थी उसके तरफ। तो कहा जाता है ना गरीब घर की महिलाएं जो है इज्जतदार होती है। इसके बाद क्या होता है कि अब किराया उसका बढ़ रहा है, काम कर रहा है, 500-1000 रुपये कमा रहा है, आधा पैसा नशे में खत्म कर दे रहा है और जो है उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं वो बीवी को दे रहा है। तो धीरे धीरे किराया भी बढ़ते जा रहा है। किराया जब बढ़ते जा रहा है तो अब तो किराया जब बढ़ रहा है तो सोमेश पटेल के मन में लड्डू फूट रहा है कि भाई सोमेश पटेल सोच रहा है किराया बढ़ रहा है, किराया तो दे नहीं पाएगा, अब इसकी बीवी को हड़प लेंगे, इसकी बेटी को हड़प लेंगे, ऐसा वो मन में सोच रहा था, सोचता होगा। इसके बाद क्या होता है कि और सोमेश पटेल भी नशे का आदी था। वो जब किराया मांगने जाता है तो वो रवि जाटव बोलता है कि अभी देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, कमा के पैसे आपके दे देंगे, पूरा कर देंगे आपके पैसे। उसके इस बीच होता क्या है कि दोनों में कहासुनी भी होती है। अब वो उस पर दबाव बनाता है पैसे के लिए कि तुम इतने दिन से किराया के मकान में रह रहे हो, पैसे नहीं दे पा रहे हो और 8000 रुपये तुम्हारा किराया बकाया हो चुका है, मतलब 4 महीने की किराया हो चुकी है और मात्र 2000 रुपये में किराया पर वो रह रहा था। बड़े बड़े शहरों में तो भाई महंगे महंगे घर मिलते हैं, महंगे महंगे पैसे 8-10 हजार 15 हजार में आपको कमरा मिलता है, लेकिन वो किसी तरह से उसमें अपना जीवन यापन कर रहा था। और गुजरात एक महंगा शहर है, गुजरात बड़ा शहर है, कंपनी फैक्ट्रियों वाला शहर है। तो अब वो क्या करता है कि रवि जाटव को बुलाता है अपने कमरे पर, बुलाने के बाद रात को उसे दारू पिलाता है और दारू पिलाने के बाद कहता है कि रवि अब तुम कैसे किराया दे पाओगे, किराया देने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं, तो ये काम करते हैं, एक डील करते हैं। क्या डील करते हैं? तो बोलता है क्या डील करते हैं बताइए। तो बोलता है कि एक काम करो, एक रात के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो और सारा किराया जो है तुम्हारा माफ कर देंगे, 1 महीने का तो जरूर माफ कर देंगे, सारा नहीं करेंगे तो रवि जाटव बोलता है, पहले तो ना हुकुर करता है, फिर बोलता है तो फिर ठीक है तो मेरा किराया दे दो। इसके बाद जब वो किराया देने की बात करता है, कहता है किराया दे दो और नहीं तो फिर ये काम करो, आखिर तुम्हें तो यहाँ मोरबी में रहना ही है ना और मोरबी में काम करना है ना। तो वो बोलता है कि हाँ काम तो करना है, आखिर कैसे किराया देगो, नहीं दोगे तो फिर तुम्हें बांध कर रखेंगे और तुम्हारे टॉर्चर करेंगे तुम्हें। अब वो राजी हो जाता है कि चलो ठीक है, एक रात के लिए बीवी को अगर इसके पास सौंप भी देते हैं तो क्या चला जाएगा, 53-54 साल का इंसान है, इससे कुछ होगा भी नहीं मेरी बीवी को, इस तरह से बातें सोचता होगा। इसके बाद क्या होता है कि अपनी बीवी से जाकर चुपके से वो बताता है कि जो है मकान मालिक बोल रहा है अगर तुम एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ तो किराया माफ कर देंगे। बीवी तो पहले पति को डांटती है, गुस्सा करती है, बोलते हैं कि इज्जत से बड़ा कोई चीज नहीं होता इस धरती पर, लेकिन तुम मेरा इज्जत ही नीलाम करने की फिराक में कमा नहीं रहे हो, दारू पी जा रहे हो, शराब के नशे में गिरे रहते हो, 1 रुपया भी घर नहीं आ रहा है, मुझे भी यहाँ लेकर आ गए हो, बेटी को भी यहाँ लेकर आ गए हो, क्या मेरा इज्जत नीलाम करने के लिए, मुझे बेचने के लिए यहाँ पर लाए हो? तो वो बोलता है कि नहीं, एक रात की तो बात है और 53-54 साल का आदमी है, उससे कुछ होगा भी नहीं तुम्हें। किसी तरह वो अपनी पत्नी को मनाता है, मनाने के बाद अपनी पत्नी को जो है उसके कमरे में सोमेश पटेल एक कमरे में रात को भेज देता है। सोमेश पटेल उस पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे उसे किसी महिला से कभी संबंध बनाया ही नहीं हो, खुद उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं और वो उस महिला के साथ संबंध बना रहा है जो उसकी उम्र मात्र 27 साल थी, 27 साल की महिला से संबंध बना रहा है। उसे तो मजा आएगा ही भाई, उसके मन में तो लड्डू फूटेगा ही कि मैं 53 साल का व्यक्ति हूं और मुझे मिल रही है 27 साल की महिला मिल रही है जो जवान है। इसके बाद वो उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ता है, उसके सारे कपड़े उतार देता है, उसके साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देता है, उसे रात भर उसे नोचता है, नोचने के बाद उसे छोड़ देता है। उसकी पत्नी नीचे घर में चली आती है, इसके बाद अपने पति से बोलती है ये देखिए ये सिलसिला डेली नहीं चलेगा, एक दिन हो गया, रोज करेंगे आप तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी यहाँ। इसके बाद अब वो बोलता है, मकान मालिक बोलता है, अब उसकी पत्नी को डेली अपने कमरे में बुलाता है, आखिर तुम्हें यहाँ रहना है, 4 महीने का किराया बाकी है तो कम से कम तो 8-10 दिन तो बनता ही है, 4 महीना किराया है, 500 रुपया तुम्हारा, मान के चलो कि तुम एक दिन का 500 रुपया, इसलिए कि तुम बॉलीवुड की हीरोइन तो नहीं हो ना कि 1000-2000 में तुम्हें एक रात के लिए दे दें और 8000 रुपया बकाया है। हीरोइन रहती तो भाई बॉलीवुड में चलता है 1-2 लाख में, लेकिन यहाँ तो है नहीं। इसके बाद वो क्या करती है, अब डेली उसकी मजबूरी बन जाती है
और कहता है कि अगर नहीं आओगी तो वो भी वीडियो भी वायरल करेंगे, वीडियो ही बना लिया था। और ये तो आम बात है, कोई वीडियो बना लेता है। इस तरह के आजकल के लड़के हो चुके हैं, लड़कियां हो चुके हैं, इस तरह के उनके माइंडसेट है कि किसी भी कर्म का वीडियो बना लो, चाहे वो कुकर्म ही क्यों ना हो, चाहे वो दुष्कर्म ही क्यों ना हो। इसके बाद वो लगातार उसके साथ कम से कम 3 महीने तक संबंध बनाता है। इसके बाद 3 महीने से जब संबंध बनाता है, उसकी बीवी टूट चुकी है, नोचता खसोटता रहा है। उसने अपने एक रिश्तेदार को भी बुला लिया है, सुमेश पटेल ने, और उसके रिश्तेदार भी उसे नोचता है। इसके बाद धीरे धीरे उसका किराया बढ़ ही रहा है, पैसे तो उसके पास है नहीं, अब उसे कमाने में भी रवि जाटव को मन नहीं लग रहा है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, अब उसकी नजर, सुमेश पटेल की नजर किस पर पड़ती है, उसकी 13 साल की बेटी पर पड़ती है। और उसकी बोलता है, फिर उसे एक दिन शराब पिलाता है और बोलता है कि देखो तुम्हारी बीवी में मजा नहीं आ रहा है, अब तुम्हारी जो जवान बेटी है ना, उसे मेरे पास भेजो और सारा किराया माफ कर देंगे। इसके बाद फिर से जब उसके से डील होता है तो वो अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से कहता है कि देखो तुमसे मकान मालिक का जो है वो मन नहीं भर रहा है, तो लड़की को ही भेज देते हैं। पत्नी उसे तमाचे लगाती है, उसे पीटने लगती है, लेकिन मजबूरी में करे तो क्या करे, फिर से वो अपनी बेटी को उसके पास रात को भेजता है, जबरदस्ती बेटी को भेजता है। बेटी मना करती है, लेकिन उसे बोलता है कि उसे जाओ, उसे कमरे में काम है और काम करके आ जाना। इसके बाद अब वो शराबी सुमेश पटेल जो है नशे में है और उसकी बेटी को अपने किमार में, अपने रूम कमरे में बंद कर देता है। बंद करने के बाद उसे नोचना खसोटना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम्हारा बाप जो है तुम्हें यहां भेजा है, उसके पास 8,000 रुपये मेरे बकाए हैं, जिस वजह से तुम्हें यहां भेजा है। इसके बाद जो है उसे, उसके साथ नोचना उसे शुरू कर देता है, उसके साथ गंदे तरीके से जो है जघन्य अपराध करता है, मतलब रात भर उसके साथ जो है गंदा काम करता है। इसके बाद उसकी बेटी चीखते हुए रोते हुए नीचे आती है और ये सिलसिला अब उसके साथ लगातार कर रहा है। अपने रिश्तेदार को भी बुला रहा है और रिश्तेदार भी उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। मतलब कि उसकी बेटी और उसकी माँ के साथ जो है, मतलब उसकी पत्नी के साथ है, रवि जाटव की पत्नी के साथ, और बेटी और पत्नी के साथ, दोनों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहा है। और ये सिलसिला लगभग 2 महीने तक चला। मतलब मात्र 8,000 रुपये के लिए उसने अपने बेटी और अपने पत्नी की इज्जत को नीलाम कर दिया है। इसके बाद इस बात की जानकारी जब उसकी नानी वहां आती है लड़की की, तो उसके नानी को पता चलता है, नानी को बताती है कि मेरे साथ मकान मालिक दुष्कर्म कर रहा है, और पिताजी कह रहे हैं, बाप मेरा कह रहा है, जिस वजह से हुए उसने ऐसा काम कर रहा है। इसके बाद नानी उसकी और नाना वहां पहुंचते हैं। रवि जाटव को वहां लात और घूसों की बरसात होती है। सारे रिश्तेदार मिलकर उसे पीटते हैं। पीटने के बाद उसे पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस कप्तान वहां पहुंचते हैं, जसवंत सिंह जडेजा जो है वहां पहुंचते हैं और दोनों को, मकान मालिक सुमेश पटेल और उसके बाप रवि जाटव को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसकी काफी अच्छी खातिरदारी होती है। उसे पॉक्सको एक्ट के तहत जो है उसे जेल भेजा जाता है। मतलब उस पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगता है। लड़की की मेडिकल टेस्ट कराई जाती है, उसकी पत्नी की मेडिकल टेस्ट कराई जाती है, और दोनों का रिपोर्ट जब पॉजिटिव आता है तो अब उसे सजा से कोई बचा नहीं सकता है और दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। इसके बाद तीसरा जो उसका रिश्तेदार आरोपी है वो फिलहाल फरार चल रहा है और वो भी, उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से एक बाप ने अपनी बेटी और अपने पत्नी को बेचा और जिस्म के पैसे के लिए उसके जिस्म को बेचा, ऐसे बाप शायद अब कलयुग के ये पहले ऐसा बाप होगा। इससे लगता है कि कलयुग जो है वो आखिरी चरम पर है, कलयुग का अंत आ गया है, कलयुग का अंत निश्चित है। इसलिए कि आप रामायण महाभारत में पढ़े होंगे, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, भविष्य पुराण में भी आप पढ़ लीजिएगा कि जब कलयुग का 4 लाख वर्ष बीतेगा, मतलब आखिरी जब पल आएगा, जब 5,000 7,000 वर्ष रह जाएगा, तो बाप न बेटी को पहचानेगा, न भाई अपनी बहन को पहचानेगा, भाई बहन से शादी करेगा, बहन भाई से शादी करेगी, बाप अपने बेटी से दुष्कर्म करेगा। तो इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से रवि जाटव ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ कराया, सुमेश पटेल के साथ, तो इससे यही लगता है कि कलयुग जो है वो अंतिम चरण पर है। ऐसे अपराधी को, ऐसे तत्व, ऐसे जघन्य अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए? जो लोग दिन भर संविधान की दुहाई देते हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि क्या संविधान में इतने बड़े जघन्य अपराध का सजा क्या है? आखिर अपराधी क्यों बच जाते हैं? क्यों ऐसे अपराधी और दुष्कर्मी बच जाते हैं? जो बलात्कारी होते हैं वो बच जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लचर संविधान। अगर जिस दिन सजा बलात्कारियों को, मर्डरियों को मिलने लगेगा, उस दिन शायद
देश में राम राज आ जाएगा और संविधान राम राज की तरह चलेगा। नहीं तो फिर इस तरह के अपराधी छूट जाते हैं। गरीब मजदूर की बेटी और उसकी पत्नी के साथ जिस तरह से किया है, तो शायद पैसे के लालच में कोर्ट उसे बरी कर दे, लेकिन जिस तरह से पॉस्को एक्ट उस पर लगा है तो शायद छूटने वाला नहीं है। ऐसे अपराधी का या तो इनकाउंटर होना चाहिए या सीधा उसे फंदे पर लटका देना चाहिए। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, इसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए ऐसे अपराधी को जो इस तरह की घटना करता है और एक बड़े राज्य में घटना करता है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।